गाइस, हाउ आर यू ऑल? वेलकम टू माय चैनल। गाइस, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। गाइस, आप इस सेशन में हम एक सैलरीड पर्सन अपनी आईटीआर खुद से कैसे फाइल कर सकता है इसके बारे में जानेंगे। गाइस, बहुत से सैलरीड पर्सन हैं जो अपनी आईटीआर खुद से फाइल करने में असमर्थ होते हैं, जो खुद से आईटीआर नहीं फाइल कर पाते हैं, जबकि ये बहुत ही ईजी प्रोसेस है। हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि हम एक सैलरीड पर्सन कैसे खुद से अपनी रिटर्न फाइल करें। इसका हम एंड में लाइव डेमो सेशन भी देंगे इनकम टैक्स की साइट पे जाके, कि कैसे हम इनकम को किस हेड में डालें और कितनी टैक्सेबिलिटी आएगी उस निकल के, ये जानेंगे। उससे पहले इनकम टैक्स के कुछ रूल और इम्प्लिकेशंस हैं, उसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे। गाइस, हम यहाँ पे सैलरीड पर्सन की इनकम के रिटर्न के बारे में सेशन ले रहे हैं। तो गाइस, सबसे पहले नंबर 1 पॉइंट पाता है आईटीआर 1 सहज। ये एप्लीकेबल है इंडिविजुअल पर्सन के लिए। दिस रिटर्न इज़ एप्लीकेबल फॉर ए रेजिडेंट अदर देन नॉट ऑर्डिनरीली रेजिडेंट इंडिविजुअल हैविंग टोटल इनकम में जिसकी इनकम एनी ऑफ द फॉलोइंग सोर्सेज, जो नीचे दिए गए सोर्सेस हैं वो मिला के अप टू 50 लाख है, मतलब 50 लाख तक है, उससे ऊपर नहीं है। तो वो ऐसे इंडिविजुअल आईटीआर 1 सहज को फाइल करेंगे। ये आईटीआर निम्नलिखित पर्सन नहीं फाइल कर सकते। कोई भी डायरेक्टर, कंपनी का डायरेक्टर हो, या कोई भी पर्सन जिसके पास प्रीवियस ईयर में अनलिस्टेड इक्विटी शेयर हो, या कोई भी पर्सन, इंडिविजुअल पर्सन जिसकी एसेट आउटसाइड इंडिया लोकेटेड हो, और तो एनी सोर्स ऑफ इनकम, ऐसे इंडिविजुअल जिसकी एनी सोर्स ऑफ इनकम आउटसाइड इंडिया हो, और ऐसा पर्सन जिसका टैक्स डिडक्टेड हुआ हो 194 अंडर 194 एन अंडर सेक्शन के अंतर्गत, और ऐसा पर्सन जिसका टैक्स डिडक्शन हुआ हो ESOP डेफर्ड करने की वजह से, और ऐसा कोई भी पर्सन जो अपना प्रीवियस लॉस फॉरवर्ड इनकम हेड ऑफ इनकम में लेकर आया हो, तो वो पर्सन आईटीआर 1 सहज नहीं फाइल कर सकते। टैक्स पोर्टल वाली साइट पे आ गए हैं। अब इस इनकम टैक्स वाली पोर्टल साइट पे जाएंगे हम। फ्रेंड्स, ये हमारी इनकम टैक्स पोर्टल की साइट है। फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें फर्स्ट टाइम आईटीआर बनने के लिए इसमें लॉगिन आईडी पासवर्ड बनाना पड़ता है, और साथ ही आपका पैन आधार से लिंक है, ये भी श्योर करना होता है कि आपका पैन आधार से लिंक है। तो हम लॉगिन आईडी अपने एज पर डॉक्यूमेंट हम क्रिएट कर लेते हैं। हमने ऑलरेडी क्रिएट कर रखा है, तो हम यहाँ पे आपको ये करके दिखाएंगे कि हम ये रिटर्न कैसे फाइल कर सकते हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो गाइस, हमने यहाँ पे यूज़र आईडी में पैन कार्ड नंबर डाल दिया है। अब इसे हम कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद हम ये प्लीज़ कंफर्म योर सिक्योर एक्सेस मैसेज पे क्लिक करेंगे। इसके बाद हम पासवर्ड डालेंगे। हमने ऑलरेडी सेव कर रखा है पासवर्ड। अब हम कंटिन्यू करेंगे इसको। नंबर 1 पर्सनल इन्फॉर्मेशन डिटेल होती है जो आपको वेरीफाई करनी होती है। मतलब जब भी कोई रिटर्न बिफोर ड्यू डेट फाइल की जाती है तो 139 सबसेक्शन 1 रिटर्न फाइल की जाती है। इसे हम क्लिक नहीं करेंगे फाइल रिस्पॉन्ड टू नोटिस, क्योंकि हम नोटिस नहीं करते, हम ओरिजिनल रिटर्न फाइल कर रहे हैं बिफोर ड्यू डेट। और इसके अंदर एक ऑप्शन ये आता है, आर यू ऑप्टिंग फॉर न्यू टैक्स रिजाइम अंडर सेक्शन 115 BIC। हमने इसमें नो कर दिया है, बिकॉज अगर हम न्यू टैक्स रिजाइम चूज़ करते हैं तो हमें कोई भी डिडक्शन अलाउड नहीं होगी। और ओल्ड टैक्स स्कीम के अकॉर्डिंग हमें जितने भी डिडक्शन जो हमने इन्वेस्टमेंट करी है या कोई हमें अलाउंस मिल जाए उसका डिडक्शन ले सकते हैं। इसमें बैंक की डिटेल हम इसमें ऑलरेडी यहाँ पे फिल कर चुके हैं। इसे वैलिडेट करेंगे। मान लो अगर आपका टैक्स ज़्यादा डिडक्ट हुआ है, एम्प्लॉयर की तरफ से डिडक्ट हुआ है, और आपकी इनकम टैक्स रिटर्न नील आ रही है, उस केस में आपके पास रिफ़ंड आएगा। तो हम उसके लिए बैंक ऐड कर लेते हैं, उसे वैलिडेट कर देते हैं। इसमें इनकम टैक्स ऑफिसर आपकी इनकम टैक्स रिटर्न को रिव्यू करके उसके बाद रिफ़ंड को प्रोसेस कर देते हैं। इसके बाद हम इसे कंफर्म कर देंगे। ग्रॉस टोटल इनकम, गाइस इसमें सैलरी एग्जम्पशन की डिटेल डालनी है।
As per information available with the department, exemption reported in respect of expenditure incurred on cost of travel on tour or transfer, ordinarily daily charges on account of absent from normal place of duty, maintenance of uniform। मतलब कोई भी ऐसे अलाउंसेज जो ऑफिस ड्यूटी के को परफॉर्म करने के लिए दी जाती है, तो जितने तक खर्चे आपके होते हैं उतना हम एग्जम्पशन क्लेम कर सकते हैं यहाँ पे। तो आपको मैं दिखा देता हूँ। एज़ पर इन्फॉर्मेशन सेकंड पॉइंट है, पहले फर्स्ट पॉइंट का मैं आपको दिखाता हूँ ये कैसे बनाया हमने। तो गाइज़ ये फॉर्म 16B पार्ट बी है, फॉर्म 16 पार्ट बी, जो एम्प्लॉयर एक एम्प्लॉय को देता है कि उसने क्या क्या सैलरी के हेड्स बनाए हैं, किस हिसाब से उनकी सैलरी बनाई है। तो उसमें सारा उसका डिटेल दी हुई है, जैसे कि बेसिक सैलरी 2,13,600 है, हाउस रेंट अलाउंसेज 48,000 है, लीव ट्रैवल अलाउंसेज 12,000 है, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेज 8400 है, यूनिफॉर्म अलाउंसेज 9,000 है, बोनस 16,800 है, अदर अलाउंसेज इंसेंटिव 3,35,000 समथिंग है, ट्रांसपोर्ट अलाउंसेज 6,000 है। ठीक है, तो टोटल ग्रोस सैलरी बन रखी है 6,48,890 रुपये। और एम्प्लॉयर ने टैक्स डिडक्ट किया हुआ है 28,239 का। ठीक है गाइस, तो हम अब देखेंगे कि हमने क्या क्या हेड किस हेड में कौन कौन से एग्जाम्पशन लिए हैं और कौन से हेड की इनकम कहाँ डाली है। गाइस यहाँ पे जो हमने एग्जाम्पशन में जो हमने लिया था, अवेल किया था, वो था यूनिफॉर्म अलाउंसेस और किट अलाउंसेस। ये ऐसे अलाउंसेस हैं जो एम्प्लॉय को दिए गए हैं वो अपने ड्यूटी की परफॉर्मेंस के लिए। तो हम इसका डिडक्शन ले सकते हैं, पूरा डिडक्शन हम इसका क्लेम कर लेंगे वहाँ से सैलरी से। तो 750 है, इस पर हम अगर 12 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 9,000 बनते हैं। ऐसे ही किट अलाउंसेस हैं 650, अगर इसे 12 से मल्टीप्लाई करें तो ये बनते हैं 7,800। अगर 9,000 और 7,800 को ऐड कर दें तो 16,800 बनता है। प्लस इसमें कंपनी प्रॉपर्टी मेंटेनेंस करके 400 रुपीज़ दिए हैं, जिसमें से अगर एम्प्लॉय ने कोई खर्च किए हैं मेंटेनेंस में तो उसे हम अवेल कर सकते हैं। हमने इसके ये 400 मंथली है, हमने साल भर के 1100 रुपये हमने और एग्जाम्पशन ले लिया है। तो यानी कि 16,800 में 1100 और ऐड कर देंगे तो 17,900 बनते हैं। तो चलिए चलते हैं हम अपनी टैक्स रिटर्न की तरफ। तो गाइस देखिए, हमने यहाँ पे जो अलाउंसेस हमें ड्यूटी के परफॉर्मेंस के लिए दिए गए हैं उसमें हमने 17,900 एग्जाम्पशन क्लेम कर लिया है। इस पर हमें डू एग्री और नॉट एग्री करना होता है। ठीक है, तो अगर हम इस अमाउंट से एग्री नहीं है, अगर बाय डिफ़ॉल्ट अगर नहीं एग्री तो हम इसे नो भी कर सकते हैं, लेकिन हम इससे एग्री हैं तो हमारा ये फाइनल हो जाता है। ऐसे ही हमें दिया गया है एज़ पर इंफॉर्मेशन विद द डिपार्टमेंट एग्जाम्पशन रिपोर्टेड इन रिस्पेक्ट ऑफ स्पेशल कंपनसेटरी अलाउंसेज, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेज और हॉस्टल अलाउंसेज। गाइज इसके अंतर्गत हमने चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेज लिया है, जबकि क्योंकि हॉस्टल अलाउंसेज सैलरी स्लिप के अंतर्गत नहीं है, तो जिसके अंतर्गत हमें चिल्ड्रन एजुकेशन के लिए मिला है 700 रुपये मिले हैं पर मंथ। तो अगर हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं 12 से तो 8,400 बनते हैं, जबकि गवर्नमेंट ने ओनली 2 बच्चों के लिए मतलब पर बच्चे के लिए 100 रुपये अलाउ किया है, अलाउंस डिडक्शन ले सकते हैं मैक्सिमम 2 चाइल्ड के लिए। तो हर महीने 2 बच्चे के लिए अगर देखा जाए तो 100 रुपये 200 रुपये बनते हैं हर महीने। तो अगर हम 12 से मल्टीप्लाई करें तो 12 दूनी 2400 डिडक्शन बनती हैं, जो हमने एग्जाम्पशन हमने यहाँ पे क्लेम कर लिया है। इससे अगर हम एग्री हैं यस करो, अगर नहीं एग्री है तो इसमें हम चेंज कर सकते हैं। तो हमने इसे एग्री कर दिया। ऐसी एज पर इन्फॉर्मेशन अवेलेबल विद डिपार्टमेंट एग्जाम्पशन रिपोर्टेड इन रिस्पेक्ट ऑफ हाउस रेंट अलाउंसेज। गाइस एक हाउस रेंट अलाउंसेज होते हैं जो कि एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को देता है। हाउस रेंट अलाउंसेज पर मंथ 4,000 दिए गए, यानी कि 1248,000 एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय के दिए हैं। इसे हम उसी कंडीशन में क्लेम कर सकते हैं अगर हमने मान लो हम पेरेंटल हाउस में रह रहे हैं, पेरेंट के साथ रह रहे हैं, हम कोई रेंट पे नहीं करते हैं, लेकिन हम रेंट एग्रीमेंट बना सकते हैं। अगर हम अपने मंथली अपने पेरेंट को अगर हम कोई एक्सपेंस के लिए पैसे देते हैं तो हम उसका फ़ायदा हम रेंट एग्रीमेंट बना के कर सकते हैं, क्योंकि इसका अगर हम अपने डिडक्शन लेना चाहते हैं तो हम अपने पेरेंट्स के साथ एक रेंट एग्रीमेंट बनाएंगे एक अमाउंट का, लाइक हमने 6,000 का बनाया।
हमें 6,000 का रेंट एग्रीमेंट बनाया 12 महीने तक, तो हम कितना क्लेम कर सकते हैं? हमने कितना पे किया होगा अपने पेरेंट को? तो 12×72 मतलब 7,200 हमने पे करा होगा, क्योंकि 12×4 हमें 48,000 पे हो रहे हैं। तो HRA कैलकुलेशन का जो रूल है उसमें होता है कि जो कंपनी से जो हमें अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस रिसीव हुआ है, और जो हम अपने रेंट पे कर रहे हैं, रेंट हमने 7200 करा है हमने, और हमें अलाउंस मिला है 48,000। 7200 में से हम 10% सैलरी, बेसिक सैलरी का माइनस कर देते हैं, मतलब 1780 रुपये हम माइनस कर देंगे उसमें से। 7200 में से 2,000 मान लो, 2,000 अगर हम 7200 में से माइनस करते हैं तो हमारे फिर भी, अगर हम 7200 बनते हैं, 7200 में से अगर हम 2,000 माइनस करते हैं तो 5200 आते हैं, फिर भी इससे ज़्यादा हैं। 5200 ये हो गए, प्लस 48,000 हमारे जो हमें रिसीव हुए हैं। और दिल्ली में जो मेट्रो सिटीज़ में पर्सन रहता है उसको 50% ऑफ द बेसिक सैलरी एग्जम्पशन मिलती है, तो 50% बेसिक सैलरी की हो गई 17,800 है, तो उसका हाफ़ कितना हो जाएगा? इसका हाफ़ हो जाएगा ये हो जाएगा 8900 के करीब हो जाएगा, 8,900। तो इनमें से जो भी कम है, मतलब 48,000 और रेंट, जितना हम रेंट पे करा उसमें से 10% बेसिक सैलरी का माइनस करने पे जो 5200 आया था, और बेसिक सैलरी का 50%। अगर हम मेट्रो सिटी में रहते हैं और अदर मेट्रो सिटी अगर रहते हैं तो 40% बेसिक का सैलरी का, जिसमें DA और ये भी इंक्लूड होता है, उसे मिलाने के बाद उसका 10% उसका 40% करते हैं या 50% करेंगे। तो ऐसे हमारा बन गया 8,900। अब इनमें से जो भी छोटा होगा वो हम डिडक्शन के लिए ले लेंगे। 48,000 जो हमें कंपनी से मिले थे 48,000, और 5200 जो हमने रेंट पेड किया था, जिसमें से हमने 10% सैलरी का घटाया था, तो 5200 आया था वो। और 50% ऑफ द सैलरी, मतलब जिसमें बेसिक और DA इंक्लूड होता है, इसमें DA नहीं दिया हुआ तो बेसिक पे ही हम 50% कैलकुलेट कर लेंगे, जो कि 8,900 था। इनमें से सबसे कम 48,000 है, तो 48,000 हम मैक्सिमम एग्जाम्पशन क्लेम कर सकते हैं। तो इसलिए हमने यहाँ पे 48,000 एग्जाम्पशन क्लेम कर लिया है, तो इससे हम एग्री हैं तो इसे यस कर देंगे। और भी इसमें एग्जाम्पशन दिए हुए हैं, जैसे कि आर यू एलिजिबल टू क्लेम एग्जाम्पशन इन रिस्पेक्ट ऑफ लीव ट्रैवल अलाउंसेज। एक लीव ट्रैवल अलाउंसेज होते हैं जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉई को देता है, जो कि 4 ब्लॉक ईयर में 2 बार क्लेम कर सकता है एम्प्लॉई। जैसे बाहर घूमने के लिए, वेकेशन करने के लिए विद फैमिली, एम्प्लॉयर एम्प्लॉई को फैसिलिटी देती है, तो उसमें हम ये एग्जाम्पशन क्लेम कर सकते हैं। जो हमने उस, अगर हमारा है तो उसमें अमाउंट डालेंगे एग्जाम्पशन, जैसे कि उस हमने वेकेशन के दौरान, उस लीव के दौरान जो हमने एक्सपेंसेस किए हैं उतने तक का हमें एग्जाम्पशन क्लेम कर सकते हैं। तो मैक्सिमम शॉर्टेस्ट रूट का ही कॉस्ट इसमें हम अवेल कर सकते हैं। हमने लीव ट्रैवल एग्जाम्पशन है नहीं तो हम इसे नो कर देंगे। और आर यू एलिजिबल टू क्लेम एनी अदर एग्जाम्पशन फ्रॉम सैलरी इनकम? यस है तो यस करेंगे, नो है तो नो कर देंगे। अगर यस करते हैं तो इसमें बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे, लाइक एग्जाम्पशन टाइप, अमाउंट ऑफ एग्जाम्पशन में, जैसे कि रेम्युनरेशन रिसीव्ड एज एन ऑफिशियल बाय व्हाटएवर नेम कॉल्ड ऑफ एन एम्बेसी, हाई कमीशन। ऐसे सेक्शन 10 सबसेक्शन 7 में अलाउंसेज और परक्विजिट्स पेड और अलाउड एज सच आउटसाइड इंडिया बाय द गवर्नमेंट टू ए सिटीजन ऑफ इंडियन रेंडरिंग सर्विस आउटसाइड इंडिया। अगर ऐसा कुछ है तो हम यहाँ डाल देंगे। और डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेचुइटी रिसीव्ड हुई है तो हम उसे यहाँ ले लेंगे। ये कौन सा है? डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेचुइटी रिसीव्ड हुई है तो हम यहाँ ले लेंगे। उसके बाद सेक्शन 10(10)(a) अर्न लीव इनकैशमेंट और रिटायरमेंट है, तो उसके अंतर्गत हम यहाँ पे अमाउंट ले लेंगे। ऐसे ही ये दे रखा है 10(10)(b) फर्स्ट प्रोवाइजो ऑफिशियल गजेट कम्यूटेड वैल्यू ऑफ पेंशन रिसीव्ड, तो उसे हम यहाँ ले लेंगे। शो मोर पे करेंगे तो इसमें और सारे एग्जाम्पशन लेने वाले हेड दिखाएंगे। जैसे वॉलंटरी रिटायरमेंट लेते हैं या रिसीव्ड हो गया है टर्मिनेशन सर्विस, तो उसका अमाउंट हम यहाँ पे एग्जाम्पशन ले सकते हैं। ऐसे ही हमने नॉन मॉनेटरी प्रोविजन्स अवेल किया है एम्प्लॉयर से, टैक्स पेड बाई एम्प्लॉयर, इसका टैक्स एम्प्लॉयर द्वारा पे किया गया है तो उसका एग्जाम्पशन ऑन नॉन मॉनेटरी प्रोविजन्स, तो उसके यहाँ पे एग्जाम्पशन ले सकते हैं। तो इस टाइप से हम जो एग्जाम्पशन हम ले सकते हैं हम उसके अकॉर्डिंग उस पर क्लिक करके उसमें अमाउंट डाल देंगे। अभी हमारा एग्जाम्पशन है नहीं तो इससे हमें नो कर देंगे। इस टाइप के हमारे पास कोई वैसा एग्जाम्पशन नहीं है तो हम इसे नो कर देंगे, उसके बाद कंटिन्यू कर देंगे। गाइस हमने देखा था 6,48,891 रुपये हमारा
ये देखिए 6,48,890.94 ये देख लीजिए। इसमें 6,48,891 रुपये ऑलरेडी आ रखे हैं, जिसमें से हमारा 68,300 एग्जाम्पशन बनता है, जिसमें से हमने 48,000 HRA के लिए थे, हाउस रेंट अलाउंसेस के लिए थे। 17,900 हमने जो ड्यूटी परफॉर्मेंस के ड्यूटी अलाउंसेस जो हमें ड्यूटी परफॉर्म करने के लिए मिले थे 17,900 वो हमने अवेल करे थे। 17,900 वो हो गए 48,000 प्लस 48,000 और 2,400 रुपये हमने 2,400 रुपये हमने लिए थे एजुकेशन अलाउंसेस के, जो चिल्ड्रन के एजुकेशन के लिए हमें अलाउंसेस मिले थे उसके 2,400 रुपये वो थे। तो 68,300 बनते हैं, जिसमें से लेस करने पे हमारे पास ग्रॉस नेट सैलरी बचती है 5,80,591 रुपये। और सैलरी की एक स्टैंडर्ड डिडक्शन हमें मिलती है जो सैलरी के इनकम पे वो 50,000 रुपये थे, जो ट्रैवल अलाउंसेस और मेडिकल अलाउंसेस के लिए मिलती है। ये जो ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस मिला हुआ है और मेडिकल अलाउंसेस मिला हुआ है, इनके एवज पे हमें स्टैंडर्ड डिडक्शन दिया जाता है, इसे हम अलग से अवेल नहीं करते हैं। और 500 को हम 12 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 6,000 ट्रांसपोर्ट के बनते हैं। और ऐसे ही हम मेडिकल अलाउंसेस के बात करते हैं 84,400 मेडिकल अलाउंसेस के बनते हैं। तो इसके बजाय हमें एक स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाती है 50,000 की, जो हम अवेल कर लेते हैं। अब इसे माइनस करने के बाद हमारे पास चार्जेबल इनकम जो बची है अंडर हेड सैलरी 5,30,591 बची है। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, अगर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है तो हम उसे यहाँ से ऐड करके उसका ब्रेकअप डाल के अमाउंट डाल लेंगे, और नहीं है तो उसे हम ब्लैंक छोड़ देंगे। यहाँ पे 0 आ रही है ना, तो यहाँ पे 0 रहने देंगे। अब हमारा है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इसके अंतर्गत हम अपने बैंक में सेविंग में पैसा रखते हैं, उसमें जो इंटरेस्ट मिलता है उसकी वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो हमने यहाँ पे 1,000 रुपये पुट कर दिया है, तो ये हमें 1,000 हमने डाल दिया है। तो ये 1,000 ऐड करने के बाद हमारा डिडक्शन आफ्टर सैलरी डिडक्शन स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस 5,30,591 रुपये बचे थे, जिसमें हमने इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज ऐड करने पर वो बन गया 5,31,591 रुपये ग्रॉस टोटल इनकम। उसके बाद है हमारी एग्जम्प्ट इनकम। कोई भी हमारी एग्जम्प्ट इनकम है, फुली एग्जम्प्टेड इनकम, उसे हम यहाँ पे डालते हैं। अगर ऐड डिटेल करेंगे तो ये यहाँ पे खुल के आ जाएगा कि किसकी साइड में आते हैं। जैसे कि एग्रीकल्चर इनकम लेस देन 5,000 है तो हम उसे इसके अंतर्गत ले लेंगे। और भी कई टाइप की इनकम होती है, जैसे डिज़ास्टर कंपनसेशन कोई हमें रिसीव हुआ है एनी डिज़ास्टर का, तो उसकी इनकम को यहाँ पे हम एग्जम्प्ट करा लेते हैं। ऐसे ही कोई भी सम रिसीव हुआ है हमें लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का, तो उसे 1020 और उसका बोनस जो रिसीव हुआ है एलोकेटेड बाय वे ऑफ बोनस ऑन सच पॉलिसी एक्सेप्ट सम एज मेंशन्ड सब क्लॉज ए टू डी। तो जो भी सम इंश्योर्ड मिला है हमें इंश्योरेंस पॉलिसी में, तो उसके डिडक्शन में यहाँ ले सकते, उसका हम यहाँ पे एग्जाम करा सकते हैं उस इनकम को। ऐसे ही PPF स्टेचुटरी प्रोविडेंट फंड रिसीव हुआ है तो उसका इनकम को हम यहाँ पे एग्जाम कर लेंगे। ऐसे ही रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड रिसीव हुआ है तो हम यहाँ पे एग्जाम करा लेंगे। उसके बाद अप्रूव्ड सुपर एनुएशन फंड रिसीव है उसे हम यहाँ पे एग्जाम करा लेंगे। अगर कोई स्कॉलरशिप मिली है एजुकेशन के लिए तो उसे भी हम इस हेड में एग्जाम करा लेंगे। ऐसे ही MP MLA MLC को मिलने वाले अनाउंसेस को भी हम यहाँ पे एग्जाम करा लेंगे। और कोई अवार्ड गवर्नमेंट द्वारा कोई अवार्ड इंस्टीट्यूट बाय गवर्नमेंट दिया गया है तो उसे हम यहाँ पे एग्जाम करा लेंगे। ऐसे ही पेंशन रिसीव बाय विनर ऑफ परमवीर चक्र और महावीर चक्र गैलेंट्री अवार्ड, कुछ टाइप के इनकम को भी हम इस हेड में एग्जाम करा लेंगे। आर्म्ड फोर्सेस की जो फैमिली पेंशन है इन केस ऑफ डेथ ड्यूरिंग ऑपरेशनल ड्यूटी के दौरान डेथ होने पर जो आर्म फोर्सेस को मिलने वाली पेंशन है उसकी इनकम को भी हम यहाँ पे एग्जाम करा लेंगे। ऐसे ही एनी इनकम एज रिफर्ड टू इन सेक्शन 10 अंडर सेक्शन 20C 1026। तो ऐसी है हमारी ये सारी इनकम है। और एनी अदर इनकम, ये सारी इनकम है हम यहाँ पे अगर है तो इसमें एग्जाम करा लेंगे, नहीं है तो इसे हम रहने देंगे, इसे छोड़ देंगे। तो गाइज़ हमारी ग्रोस सैलरी 6,48,891 थी, जिसमें से हमने अलाउंसेस 68,300 माइनस कर लिए। उसके बाद हमारी नेट सैलरी बनी थी 5,80,591, जिसमें से हमने स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 माइनस करने के बाद हमारा चार्जेबल अंडर हेड सैलरी आई थी हमारी 5,30,591। हमारी हाउस प्रॉपर्टी की कोई इनकम नहीं है तो हम इसमें हमने कुछ नहीं डाला है, ये हमारा 0 है। ऐसे ही हमारा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज 1,000 रुपीज़ है जो कि हमारी सेविंग बैंक में इंटरेस्ट बना था, उसे हमने यहाँ डाल दिया है। तो इसे ऐड करने के बाद हमारी ग्रॉस टोटल इनकम जो टैक्सेबल है 5,31,591 बनी है। उसके बाद आता है एग्जाम्प्ट इनकम। एग्जाम्प्ट इनकम में हमारा अगर कोई इनकम है तो वो हम इस हेड में ऐड करके डाल सकते हैं डिटेल उसकी। इसके बाद हम कंफर्म कर देंगे। कंफर्म करने के बाद
हमने ये डिटेल भर दी है। अब हम डिडक्शन का हेड भरेंगे। हमारा डिडक्शन का हेड खुल के आ गया है। आर यू एलिजिबल टू क्लेम एनी डिडक्शन फॉर डोनेशन पेड। अगर आपने कोई डोनेशन पे कराया है तो उसके लिए डिडक्शन लेनी है, तो अगर डोनेशन पे कराया तो यस करेंगे, अगर नहीं करा तो नो कर देंगे। ऐसे ही आर यू एलिजिबल टू क्लेम एनी डिडक्शन फॉर डोनेशन पेड फॉर साइंटिफिक रिसर्च और रूरल डेवलपमेंट। अगर आपने करा है तो यस करेंगे, अगर नहीं अदरवाइज़ नो कर देंगे। अगर कोई भी आपने डिडक्शन ATGG अंडर सेक्शन 80GG में क्लेम करी है और एलिजिबल, अगर आप एलिजिबल हो तो क्लेम करेंगे, अदरवाइज़ नहीं करेंगे। मतलब 80GG की डिडक्शन उन्हीं को मिलती है, देखो इसमें दे रखा होगा। ये ऐसे एम्प्लॉई जिनको हाउस रेंट अलाउंसेस कंपनी की तरफ से नहीं मिलती है, तो वो पर्सन अपनी डिडक्शन 80GG के अंतर्गत ले सकता है। अगर वो कोई रेंटल इनकम पे करता है, अगर वो रेंट पे करता है तो उसकी डिडक्शन इस हेड में क्लेम कर सकता है। अगर है तो यस करेंगे, अदरवाइज़ नो कर देंगे। इसकी नहीं है तो नो करेंगे, क्योंकि इसको हाउस रेंट अलाउंसेस मिलता है, इसलिए हम इसे नो करेंगे। अगर है रेंट अलाउंसेस नहीं मिलता तो हम रेंट पेड की डिडक्शन यस करके यहाँ से ले लेते हैं। एज़ पर एम्प्लॉयर आपके यहाँ पे अमाउंट 25,632 आ रहा है। अगर ये करेक्ट है तो आप यस करेंगे, अगर आप इसमें नो एग्री नहीं है तो अलग से अमाउंट भर सकते हैं। एज़ पर इन्फॉर्मेशन अवेलेबल विद डिपार्टमेंट में लिखा हुआ है, जो डिपार्टमेंट द्वारा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। यू हैव मेड पेमेंट टुवर्ड्स एम्प्लॉय शेयर ऑफ प्रोविडेंट फंड और लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम एंड और पब्लिक प्रोविडेंट फंड फॉर 5 ईयर टैक्स सेव फिक्स डिपॉजिट। तो ये हम चलो देखते हैं ये डिडक्शन कहाँ से मिली है। गाइस ये देखिए, ये अभी करंट ईयर की सैलरी है। ये लास्ट ईयर की सैलरी 24 PF कंट्रीब्यूशन 2436 है। पिछले साल ये कंट्रीब्यूशन 2136 था। अगर 2136 को अगर हम 12 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 25,632 बनते हैं। तो ऑलरेडी 25,632 ऑलरेडी फील्ड है हमारे पास, ऑलरेडी आएगा ये डेटा हमारे पास, क्योंकि एम्प्लॉय ने डेटा गवर्नमेंट को दे दिया है। अगर हमें से डिसएग्री है तो हम नो करके अलग से वैल्यू डाल सकते हैं। लेकिन अगर जो सब कुछ सही है तो हम इसको छेड़ेंगे नहीं, इसे हम एग्री करके यस कर देंगे। ऐसे ही आर यू एलिजिबल टू क्लेम डिडक्शन अंडर सेक्शन 80CCD टू कंट्रीब्यूशन टू पेंशन स्कीम ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट बाय एम्प्लॉयर। अगर पेंशन सेविंग स्कीम में अगर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय द्वारा कोई डिडक्शन दिया गया, कंट्रीब्यूशन किया गया है, तो उसे हम डिडक्शन में क्लेम कर सकते हैं। अगर नहीं है तो नो कर देंगे। ऐसे ही आर यू एलिजिबल टू क्लेम डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ पेमेंट मेड टुवर्ड्स मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम, प्रिवेंट हेल्थ चेकअप और मेडिकल एक्सपेंडिचर फॉर स्पेसिफाइड इंडिविजुअल। अगर आप हेल्थ चेकअप डिडक्शन रिस्पेक्ट ऑफ पेमेंट टुवर्ड्स इंटरेस्ट होना, अगर आप ऐसा आपका कोई, अगर आप एलिजिबल हो डिडक्शन के लिए जो कि आपने मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम के टुवर्ड्स पेमेंट कराया है या प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के लिए क्या है, तो इस केस में हम इसे यस कर देंगे। आर यू एलिजिबल टू क्लेम डिडक्शन रिस्पेक्ट ऑफ पेमेंट मेड टुवर्ड इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर हायर एजुकेशन। अगर हायर एजुकेशन खुद के लिए और रिलेटिव के लिए आपने लोन लिया है तो उस केस में अगर लिया है तो उसे यस करेंगे, उसमें जितने का अमाउंट है तो उसे हम डाल देंगे। अगर नहीं लिया है तो नो कर देंगे। और ऐसे ही हमने इंटरेस्ट की इनकम भरी थी सेविंग बैंक की, तो EDT के अंतर्गत हम 10,000 तक की इंटरेस्ट अमाउंट का हम एग्जम्पशन ले सकते हैं, डिडक्शन ले सकते हैं। अगर 10,000 से ऊपर हमारा टैक्स बनता है का इंटरेस्ट हमें मिलता है, तो उस केस में उससे ऊपर वाली इनकम पे हमें टैक्स पे करना होता है। तो 1,000 हमने यहाँ पे लिख दिया है, जो कि हमें ऑलरेडी आ रहा है, क्योंकि हमने इंटरेस्ट सेविंग बैंक से इंटरेस्ट की इनकम लिखी थी हमने अदर सोर्सेज में। अगर इससे आप एग्री हैं तो यस करेंगे, अगर नहीं है तो नो करेंगे। हम इससे एग्री हैं तो यस कर लिया हमने, अगर नो है तो नो कर दो। हमने 1000 का अपना पे डाल दिया, यस कर दिया। आर यू एलिजिबल टू क्लेम एनी अदर डिडक्शन, अगर है तो यस करोगे, नहीं है तो नो करोगे। इसमें पेमेंट जैसे पेंशन फंड है, कंट्रीब्यूशन पेंशन स्कीम ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट है, ऐसी कंट्रीब्यूशन टू पेंशन स्कीम ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट है। 80DD की मेंटेनेंस इंक्लूडिंग 80DD मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ ए डिपेंडेंट हु इज़ ए पर्सन विद डिसेबिलिटी। फिर मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ स्पेसिफिक डिसीज़, अगर है तो यस करेंगे, क्लिक करके अमाउंट भरेंगे, टिक करके अमाउंट करेंगे। इनमें से कोई सी भी डिडक्शन, कोई सी भी आपके डिडक्शन ले सकते हैं तो उस पर क्लिक करके अमाउंट डाल देंगे। ऐसे ही रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ पे इंटरेस्ट पे कर रहे हैं तो उसके लिए पे डिडक्शन लेना है तो उस पर टिक करके उस पर डिडक्शन ले सकते हैं। इसी टाइप से अगर कोई आपने इलेक्ट्रिकल व्हीकल लिया है, परचेज किया है, तो उसकी डिडक्शन हम यहाँ से क्लेम कर सकते हैं, क्लिक करके अमाउंट डाल देंगे। ऐसे ही आपने कोई पॉलिटिकल पार्टी को कोई पे कराया है
तो यहाँ पे टिक करके आप अमाउंट डाल के उसका क्लेम कर सकते हैं। इन केस ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, तो इन केस ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी ATC हेड के अंतर्गत हम 1,50,000 की डिडक्शन अवेल कर सकते हैं। तो ये हमारी इस टाइप की कोई भी हमारी नहीं है, डिडक्शन नहीं है अमाउंट, तो हम इसे नो कर देंगे। तो इस बस के बाद हम कंटिन्यू कर देंगे। टोटल डिडक्शन हमारा बना है 31,632। ATC में हमने अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एज पर फॉर्म 16 25,632 हमने इतना ही लिया है। ATD में हमने अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर हमने प्रिवेंटिव चेकअप हेल्थ के लिए हमने 5,000 लिया है और 1,000 TTA का। तो अगर इसे हम मिला दें 25,000 5,000 ये हो गए हेल्थ चेकअप के, और 80 TTA के मतलब इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट, उसका डिडक्शन हमें मिलता है। तो सारा मिलाने के बाद हमारा बनता है 31,632। अब इसे हम वेरीफाई कर देंगे। बाकी के स्लैब को अभी हम ऐड नहीं करेंगे जब तक कि हमें उस टाइप की डिडक्शन नहीं मिल रही हो। हमारी टोटल डिडक्शन बनी है 31,632। इसे हम कंफर्म कर देंगे। कंफर्म करने के बाद हमारा टैक्स पेड आपको दिखाया था मैंने, कंपनी ने 28,239 रुपये डिडक्ट करे थे। टोटल टैक्स लाइबिलिटी हमारी टैक्स पे मतलब ये डिडक्शन 31,632, अगर हम 5,31,000 में से 5,31,591 में से ये टोटल डिडक्शन 31,632 लेस करते हैं, तो हमारा जो टैक्सेबल अमाउंट आता है वो 5 लाख के नीचे चला जाता है, जिसकी वजह से हमारा टोटल टैक्स लाइबिलिटी 0 आ जाती है। टैक्स पेड पे जाएंगे हम, पहले इसे देखेंगे एम्प्लॉयर ने क्या पे करा था। ऑलरेडी है हमारा आ रहा है, जो हमारे एम्प्लॉय ने टैक्स डिडक्ट करा था वो 28,239 रुपये का था एज पर 26 CS। हमने टोटल टैक्स पे करा था 28,239। इसके लिए हम लाइबिलिटी देख लेते हैं। हमारा टोटल टैक्स लाइबिलिटी 0 आ रहा है, बिकॉज ग्रॉस टोटल इनकम हमारी 5,31,591 बची थी, जिसमें से हमने 31,632 डिडक्शन ले लिया ATC के अंडर हेड में। तो हमारा टोटल इनकम आ गया 4,99,960। हमारा कंपटीशन टैक्स बन रहा था 12,498, जो कि पूरा का पूरा हमें रिबेट मिल गया है बिकॉज ऑफ हमारी टोटल इनकम 5 लाख से नीचे पहुंच गई है। अगर ये इनकम हमारी 5 लाख से ऊपर होती तो हमें ये रिबेट डिसअलाउ हो जाता, हमें नहीं मिलता, हमें पूरा का पूरा अमाउंट पे करना पड़ता, टैक्स लाइबिलिटी में पे करनी पड़ती। हम इसका थोड़ा कैलकुलेशन भी देख लेते हैं कि ये अमाउंट 12,498 कैसे कैलकुलेट हुआ। शो कैलकुलेशन, हमारी इनकम 4,99,960 यानी कि 2.5 लाख तो हमारी एग्जाम्प्ट होती है। 2.5 लाख से अबव 4,99,960 में से हम लेस करने के बाद जो बचेगा अमाउंट, इस पर हमने कैलकुलेट कर लिया 5%। हमने 5% कैलकुलेट तो 12,498 बन गया। तो यहाँ पे 12,498 रुपये आ गया है, मतलब 5 लाख तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगा। इसलिए हमने इसमें हेल्थ और एजुकेशन सेस 4% नहीं लगा। अगर ये इनकम 5 लाख से अबव होती, टैक्सेबल इनकम 5 लाख से अबव होती, तो हमारा उस टैक्स लगने के बाद 4% और एजुकेशन सेस लगता। सो गाइस हमारा 12,498 रुपये पूरा का पूरा रिबेट के अंतर्गत हमें पूरा मिल गया, जिससे हमारा कोई भी टैक्स नहीं बना। हमारा जीरो टैक्स लायबिलिटी बनी। तो इस वजह से हमारी जीरो टैक्सेबिलिटी बनी है, जबकि हमारा टैक्स एम्प्लॉयर ने 28,239 रुपये डिडक्ट किया था। अब ये अमाउंट हमारा, अब इसे हम प्रोसीड करेंगे। प्रोसीड करने के बाद हमारा ये, अब इसे हम प्रोसीड करेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है यू आर एलिजिबल फॉर ए रिफंड ऑफ 28,240 रुपीज़। इसे हमें कंफर्म करना पड़ेगा रिटर्न को। रिफ़ंड अमाउंट 28,240 रुपये। इसे कंफर्म करने के लिए
बस यहाँ से हमें प्रोसीड करना है। प्रोसीड करने के बाद एक OTP जाएगा जिसके रिटर्न हम फाइल कर रहे हैं, वो OTP हम इसमें डाल देंगे। प्रोसीड वैलिडेशन पे हम क्लिक करते हैं, देखते हैं आगे क्या फर्दर प्रोसीजर क्या होता है। वैलिडेशन हमारा सक्सेसफुल हो गया है, कोई भी गलती नहीं है। अब इसे हमें वेरीफाई करना बाकी रह गया है। ये वेरीफाई हमारा आपके आधार से आपका वेरीफाई होगा। OTP जाएगा आपके रजिस्टर्ड आधार नंबर पर, जो आधार पे जो आपका रजिस्टर्ड नंबर है उस पर वेरिफिकेशन के लिए OTP जाएगा। वो OTP हमें इस पर पुट करना है, उसके बाद हमारा रिटर्न फाइल हो जाएगा। तो इसे हम आगे फर्दर बाद में करेंगे। तो मैंने यहाँ पे आपको लाइव डेमोस्ट्रेशन करके बता दिया कि कैसे आप ये रिटर्न फाइल कर सकते हैं। पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें, इससे हमें मोटिवेशन मिलेगी और हम आपके लिए और भी बहुत ही यूज़फुल इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ लेके आते रहेंगे। तो तब तक के लिए हमें अलविदा दीजिए।